कुछ सही चलता है, दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और वक्त के साथ बड़े होने लगते हैं। एक रोज राखी पर किरण अपने बच्चों के साथ उत्तम के घर आती है। उत्तम, उत्तम कहाँ हो भाई? अरे दीदी, कैसी हो तुम? मुझे तो पहले से ही पता था, कोई आए या ना आए तुम जरूर आओगी आज। कैसे ना आती, मेरा एक ही तो भाई है। चल जल्दी से हाथ आगे करके बैठ जा। उत्तम आंखों में पानी भर अपनी कलाई आगे करके कहता है। दीदी, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। बहुत मन कर रहा था तुम्हें देखने का और तुम आ गई। अरे हट पगले। किरण के दोनों बच्चे राहुल और जैकी उत्तम के गले लग जाते हैं। मामा मुझे क्या दोगे? मामा मुझे भी कुछ चाहिए, मैं कपड़े लेकर नहीं जाऊंगी। मेरी क्लास के दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। तेरा मामा तुझे बस हर बार कपड़े ही देता है क्या? मेरा बच्चा, क्या चाहिए तुझे बता, मैं ला दूंगा। चल तू मेरे साथ बाजार चल बस। उत्तम किरण को 5100 देता है। उत्तम, इतना देने की जरूरत नहीं है, अब तेरा भी परिवार है, उनका भी तो कुछ सोचना होगा। क्या दीदी, तुम भी। उत्तम अपने दोनों भांजों को लेकर बाजार चला जाता है। किरण वापस अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद रेणु गुस्से में अपनी सास इंदु से कहती है, मम्मी जी ये सब जो हो रहा है ना वो सही नहीं है। आपके सामने आपकी बेटी इतना सब कुछ ले जाती है और आपके पोते पोते को कुछ भी नहीं देती। अरे बहू, दोनों भाई बहन के बीच में मैं बचपन से ही कुछ नहीं बोलते। ये अच्छा है, उनके बीच में कुछ कहती नहीं हो। तो मेरा भाई जब आता है तो क्यों बड़बड़ करती रहती हो आप अपनी बेटी को समझा दो, उसके कारण मेरी बच्चों के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। रेणु सुन लेती है और किरण से कुछ नहीं कहती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। समय के साथ तो मैं तेरे लिए कहीं से भी जुगाड़ कर लेता। मैं तुझे कल ही पैसे भेजता हूँ। लेकिन माँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं तो खुद उत्तम को मना करती रहती हूँ कि कुछ ना दे मुझे, अपने बच्चों के लिए बचा के रखे। अब वो खुद ही करता है तो ये अच्छा है। पहले सामान खरीद कर देते थे, अब तो पैसे भी देने लगे हो। ये क्या बोल रही हो तुम रेणु? तुम भी बच्चों की तरह बात कर रही हो। बच्चों की तरह मैं बात कर रही हूँ? मेरे भी दो भाई हैं, मुझे तो कोई पैसा नहीं देता तुम्हारी तरह। अपने बच्चों का हक दे दो तुम सबको, बाद में मेरे बच्चे तरसेंगे। उनको जब पैसों की जरूरत होगी ना तो कोई नहीं देगा। अरे भाई, रिश्तेदारी में ये सब चलता है। मेरी छोटी सी मदद से राहुल की जिंदगी बन जाएगी। और कौन सा वो पैसे रख लेगा? सामने से उसने कहा ना कि जॉब लगने के बाद पैसे वापस कर देगा। रेणु ताली बजा बजा कर कहती है। वाह रे वाह, मैं भी देखती हूँ कितना मदद करेगी तुम्हारी बहन जब मेरे बच्चों को जरूरत पड़ेगी। ऐसा भी नहीं होगा कि उसके पास 2 लाख भी ना हो। वो सोचती है कि जितना भाई को लूट सके लूट ले। तुम्हारी माँ तो चाहती यही है ना कि तुम सब कुछ उठाकर अपनी बहन को दे दो। बहू, मेरे लिए जैसे राहुल और जैकी है वैसे ही नैना और अंकुश है। मैं क्यों भला नैना और अंकुश का हक मारने को कहूंगी। रहने दीजिए मम्मी जी, ये सब आपका ही किया कराया है। बेटी को शुरू से इतना सर चढ़ा रखा है आपने, तभी वो झट से अपने भाई को कॉल करके अपने रोने रोती रहती है। कभी ये कट गया कभी वो। अपनी बेटी को समझा दो कि अब मेरे पति से 1 रुपया ना मांगे। बहुत, तुम किरण से कुछ मत कहना। उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, ना कुछ मांगा। अभी भी उसने राहुल को मना ही किया था। मम्मी जी, आप दीदी को फोन करके मना करो, वरना मैं घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा मत बोल बहू, तू चली जाएगी तो मेरे उत्तम का क्या होगा। मैं करती हूँ तेरे ननद से बात। उत्तम अपने माथे पर हाथ रख लेता है और कहता है। ये क्या हो गया? इंदु किरण को फोन करके कहती है, बेटा तो उत्तम को किसी चीज के लिए मत बुलाकर, घर में कलेश हो जाता है। ये अपनों के काम आते हैं, और जो जरूरत पर काम ना आए वो कैसे अपने? राहुल ने पैसे दे दिए हैं, ये बात किसी को पता नहीं होती है। एक रोज जब सब खाने की टेबल पर बैठे थे तब इंदु कहती है, उत्तम बहुत दिन हो गए हैं किरण को देखे हुए। मैं सोच रही थी उससे मिलाऊं। अरे माँ, तुम क्यों जाओगी? एक काम करते हैं, दीदी को ही यहाँ बुला लेते हैं। वैसे भी वो अब पहले की तरह आती कहाँ है। नहीं नहीं बेटा, मैं ही चली जाती हूँ। बेकार में उसके आने से कोई कलह होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कोई कला नहीं होगा। तुम अभी दीदी को फोन करके आने के लिए कह दो। इंदु रेणु की ओर देखने लगती है और फोन किरण को लगाती है। किरण बेटा, 6 साल हो गए तुम मायके नहीं आई। आजा बेटा, हमारी याद नहीं आती क्या? माँ क्या करूँ आके, तुम तो जानती हो मेरे आते ही घर का माहौल खराब हो जाएगा, इसीलिए नहीं आती हूँ। मेरे भाई को मेरी वजह से तकलीफ होगी, ये मैं नहीं चाहती। दीदी, तुम्हें मेरी कसम, तुम जीजा जी और जैकी को लेकर घर आओ। रिश्तों में ये सब होता रहता है। तुम इन सबको अपने मन में मत रखो, कल ही आ जाओ। ठीक है, आती हूँ मैं। किरण अपने पति और बेटे के साथ अगले दिन उत्तम के घर आ जाती है। किरण को देखते ही उत्तम उसके गले लग जाता है और कहता है,
आज बहुत दिनों के बाद पूरा परिवार साथ है। मैंने राहुल और नैना को भी आने के लिए बोल दिया है। हाँ, इतने दिनों के बाद आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब आकर बैठ जाते हैं और चाय नाश्ता करने लगते हैं। इतने में ही राहुल और नैना भी पहुंच जाते हैं। राहुल को देखते ही अंकुश उसे ताना मारते हुए कहता है, राहुल भैया इतनी जल्दी आपको टिकट कैसे मिल गई आने की? कैसी क्या, पापा ने कटवा दी होगी। अब पापा है तो भला भैया को किस चीज़ की फिक्र? हाँ, ये सही कहा दीदी तुमने। राहुल को बहुत खराब लगता है। उत्तम बात बदलने के लिए कहता है, चलो अब ये सब बातें छोड़ो और खाना पीना शुरू करो। 2 दिन सब अच्छे से मज़े में रहते हैं। फिर किरण कहती है, चलो अब मैं चलती हूँ, राहुल को भी अपने कॉलेज जाना होगा। दीदी इतनी भी क्या जल्दी है? अरे भाई, तेरे जीजा को काम पर भी जाना है ना, कितने दिनों तक छुट्टी ले सकते हैं? सब कुछ देखना होता है ना भाई। हाँ वो तो है दीदी। ठीक है कोई ना, तुम फिर बहुत जल्दी आ जाना। उत्तम किरण को पैसे और मिठाइयाँ देता है। तू मुझे कुछ नहीं देगा, वरना अब से मैं नहीं आऊँगी, समझा? चल रख, मैं कुछ नहीं लेने वाली। दीदी ये क्या बात हुई? मैं पराया हूँ क्या? इतने सालों से तुमने राखी और भाई दूज के पैसे भी नहीं लिए। ऊपर से राहुल ने भी पैसे वापस कर दिए। मामा ने ही तो दिए थे, कोई कर्ज थोड़ी ना था। कोई बात नहीं उत्तम, रिश्ते बने रहे और क्या चाहिए हमें? बिना बात की कलेश हो, ऐसा काम क्यों करना? ठीक है नहीं दूंगा कुछ। खुश, लेकिन तुम अभी नहीं, शाम को जाना। ठीक है, मैं रात को जाऊंगी। उत्तम एक गाड़ी खरीद कर लाता है और अपने घर के बाहर खड़ी कर देता है। रात को जब किरण जैकी और विजय के साथ वापस जाने के लिए घर से निकलती है और अपनी गाड़ी में बैठती है तो गाड़ी चलती ही नहीं। लो, अब इसे क्या हो गया? सुबह उत्तम ने जाने नहीं दिया, अब ये। मम्मी, कोई तुम्हें रोकना नहीं चाहता, ये गाड़ी बोल रही है कि अब मुझे बदल दो। 20 साल से एक गाड़ी है, अब बेचारी ये भी दम तोड़ेगी ना कभी। अब राहुल की नौकरी लगने पर ही गाड़ी बदलेंगे। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन अभी जाएंगे कैसे ये बताओ? इतने में ही उत्तम नई गाड़ी की चाबी किरण के हाथों में रखते हुए कहता है, दीदी तुम इस गाड़ी से जाओ, ये तुम्हारी नई गाड़ी है, तुम्हारे इतने सालों का राखी का गिफ्ट। पापा, इतनी महंगी गाड़ी? इतना महंगा गिफ्ट मैं नहीं लूंगी। दीदी मैंने बस डाउन पेमेंट देकर लिया है, ईएमआई राहुल भर देगा। अब तुम इतना मत सोचो, आराम से जाओ। तुम्हारी पुरानी गाड़ी को बेचकर जो पैसे आएंगे वो मैं रख लूंगा बस। तब तो सोचो बहुत कम पैसे लगे मेरे। लेकिन साले साहब, ये सब सही नहीं है। जीजा जी, रिश्तेदारी में ये सब चलता रहता है। किरण चली जाती है। उसके जाने के बाद रेनू बहुत गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, जवान बेटी घर में है और इन्हें गांव में पैसे उड़ाने हैं। वो मेरी बहन है, कोई गांव नहीं है। और नैना की शादी तक बहुत पैसे आ जाएंगे। नैना की शादी में अभी 1-2 साल बाकी है। तुम लोगों को बस एक मौका चाहिए। ठीक है, मैं भी देखूंगी ना तुम्हारी बेटी की शादी में तुम्हारी बहन कितना कर देती है। इतने दिनों से आई नहीं और एक ही बार में लूट कर ले गई सब। बहू, ये भाई बहन का प्यार है, इसे लूटना नहीं कहते। नैना शादी के बाद घर आएगी तो अंकुश भी उसे कुछ देगा, तब क्या तू यही कहेगी? मम्मी जी, आप मेरे बच्चों को इसमें मत लाइए। नैना वापस अपने कॉलेज चली जाती है। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और नैना का, मम्मी जी, वो मेरे पेरेंट अभी घूमने के लिए बाहर ऑस्ट्रेलिया गए हैं, उनके आते ही बात करता हूँ उनसे मैं। ठीक है बेटा। कुछ दिनों के बाद उत्तम की साकेत के माँ बाप से बात होती है और वो भी इस रिश्ते को मंजूरी देते हुए कहते हैं, देखिए समधी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस खातिरदारी ऐसी कीजिएगा कि लोग देखते रहे। अरे ये भी बोलने की बात है क्या? मैं अच्छे से अच्छा अरेंजमेंट करूंगा। हमारे घर में एक ही तो लड़की है, उसकी शादी ऐसी होगी कि सब देखते रहेंगे। ठीक है, तब अभी सगाई कर लेते हैं, 1 महीने बाद शादी, कैसा रहेगा? जैसा आप लोग कहें। 1 हफ्ते बाद सगाई की तारीख रखी जाती है। सगाई के 1 दिन पहले रेणु किरण को सगाई के बारे में बताती हुए कहती है, दीदी आप लोगों को आना है, नैना की सगाई है कल। सब इतनी जल्दी में हुआ कि बता नहीं पाई। कोई बात नहीं भाभी, मैं कल आ जाऊंगी। किरण की आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। अब मैं अपने लोगों के लिए इतनी पराई हो गई हूँ कि मुझे भी वक्त पर न्योता दिया जाता है। अगले दिन किरण अपने परिवार के साथ नैना की सगाई में आती है। सगाई बहुत धूमधाम से होती है। किरण भी लड़की को देखकर बहुत खुश होती है और उत्तम से कहती है, उत्तम लड़का तो बहुत अच्छा मिला है, बस अपनी नैना खुश रहे। दीदी मुझे माफ कर दो, तुम्हारी भाभी ने मुझे बताने नहीं दिया तुम्हें, वरना मैं तुम्हें लड़का दिखाए बिना रिश्ता तय नहीं करता। कोई बात नहीं उत्तम, घर में शांति रहने से मतलब है।
वैसे भी लड़की को लड़का और लड़की को लड़की पसंद है तो हमारा क्या ही काम। सारे मेहमान और लड़के वाले वापस चले जाते हैं, लेकिन उत्तम किरण और उसके परिवार को रोक लेता है। इतने में ही उत्तम को एक फोन आता है। साहब वो दिनेश सब कुछ बेचकर सारे पैसे लेकर भाग गया। क्या? अब क्या होगा? मेरी बेटी की शादी सर पर है। उत्तम के हाथ से फोन छूट जाता है। उसकी आंखों के आगे काले बादल छा जाते हैं। क्या हुआ साले साहब, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या हुआ मामा, बताइए ना हमें, हम अपनी ही तो हैं। जीजा जी सब खत्म हो गया। अब मेरी नैना की शादी कैसे होगी? मेरा बिजनेस पार्टनर सब कुछ लेकर भाग गया। मुझे पता ही नहीं चला। मैं नैना की सगाई की तैयारी में लगा रहा और सब खत्म हो गया। शादी सर पर है, क्या करूंगा मैं जीजा जी? तभी मैं कहती थी, बातें तो सब अपनी बहन को, बस कुछ पैसे बचा के रखते तो बेटी की शादी में काम आते। चुप, एकदम चुप। ये सब तेरे कारण हुआ है। तूने मुझे दीदी और जीजाजी को पहले से बुलाने नहीं दिया। अगर जीजाजी और राहुल आ जाते तो ये सब होता नहीं। अरे बेटा दिमाग शांत रख, अभी शादी कैसे होगी ये देखना है हमें। माँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, पैसे कहाँ से आएंगे? अभी तो सगाई के खर्चे के पैसे देने बाकी है, कहाँ से दूंगा मैं? तुम कोई टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। मैंने नैना की शादी के लिए कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट किए थे। सोचा था नैना की विदाई पर उसे दूंगा। लगता है अब वो पैसे निकालने का टाइम आ गया है। अगले दिन विजय बैंक जाकर पैसे निकलवा कर उत्तम के हाथ में रखते हुए कहता है, ये पूरे 20 लाख है। बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मामा आप फिक्र मत करो, उस दिनेश को हम देख लेंगे शादी के बाद। जीजा जी आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। हट पगले, अपने होते ही इसलिए है कि एक दूसरे के काम आ सके। नैना की शादी अच्छे से हो जाती है और वो विदा होकर अपने घर चली जाती है। इधर राहुल दिनेश को पकड़वा कर जेल में डलवा देता है। रेणु किरण के सामने हाथ जोड़कर कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत भला बुरा कहा और आपने मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ किया।